नमस्कार दोस्तों, आरपीसी स्प्रेड में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके 6 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज जो चल रहा है वो 7th पार्ट है। बाकी ये जो डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, नेट हुआ, सेकंड ग्रेड, केवीएस, एनवीएस और रीट, ये सारी जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें ये टॉपिक इंक्लूड है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं। पूरा सिलेबस बायोलॉजी का एक लाइन भी नहीं छोड़ने वाले। सारा का सारा सिलेबस हम फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे हमारी एग्ज़ाम से पहले पहले, ठीक है। और सेकेंडरी लेवल का पढ़ रहे हैं तो सेकेंडरी वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सिलेबस है उसमें सेकेंडरी लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल है। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट में साइकोलॉजी भी ऐड होता है। तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। और इसमें हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरुआत करते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ लिया और हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पढ़ लिया। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन की कार्यकी से करेंगे। हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाचन होता है, किस जगह पाचन होता है, यहाँ से आज हम शुरुआत करेंगे। और एक बात, 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर डाइजेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत बार यहाँ से नेट में भी पूछा गया है और हमारी फर्स्ट ग्रेड में तो पूछा ही गया है। तो आगे जैसे ही हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा, हम इनके प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे और जो क्वेश्चन आए हैं अब तक हमारी एग्ज़ाम में तो वो भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और हमारी जो वीडियोज आप देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं। फिर पाचन 3 स्थानों पर होता है और कहाँ, बकल कैविटी में। बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। तो एक तो मुख गुहा में पाचन होता है, दूसरा आमाशय में पाचन होता है, तीसरा छोटी आंत में पाचन होता है। तो मनुष्य की बॉडी में 3 जगह पाचन होता है, बकल कैविटी, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। अब हम डाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं भोजन का जो पाचन होता है वो किन विधियों के द्वारा होता है। फिर हम आगे डाइजेशन देखेंगे कि बकल कैविटी में किस तरीके से होता है। तो मैकेनिकल होता है एक, जिसको हम यांत्रिक, और एक होता है केमिकल यानी रासायनिक। अब दांतों द्वारा भोजन को क्रश करना ये क्या कहलाता है, मैकेनिकल कहलाता है। और भोजन पर एंजाइम की क्रिया का होना ये क्या कहलाता है, केमिकल कहलाता है, ठीक है। अब देखो मुख गुहा में पाचन, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो मुख गुहा में पढ़ रहे हैं, डाइजेशन इन बकल कैविटी। और पाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, मुख गुहा से ही होती है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, हर लाइन्स इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो हर लाइन को आप नोट करते जाना, याद करते जाना। तो जो पाचन की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, मुख गुहा से होती है। यहाँ भोजन का पाचन यांत्रिक भी होता है और रासायनिक, दोनों रूपों में भोजन का पाचन कहाँ होता है, बकल कैविटी में। यांत्रिक भी होता है और रासायनिक भी होते हैं, ठीक है। अब पढ़ो आगे। मुख गुहा में भोजन को चबाया जाता है, यानी मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड, ठीक है। और भोजन को निगलना, स्वेलोविंग ऑफ फूड, ये कहाँ होता है, बकल कैविटी में होता है, ठीक है। मुख गुहा में भोजन को दांत द्वारा चबाया जाता है, दांत के द्वारा चबाया जाता है, वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है, मैकेनिकल ही कहलाता है। अभी हमने देखा ना कि दांतों द्वारा भोजन को क्रश करना क्या कहलाता है, मैकेनिकल कहलाता है, ठीक है। और भोजन को लार के साथ जिह्वा मिश्रित कर देती है, ये क्या कहलाता है, स्वेलोविंग कहलाता है, ठीक है। यानी बकल केविटी में जो फूड है उसको हमारे दांत क्या करते हैं, चबाते हैं। और जो फूड है उसको सलाइवा के साथ कौन मिक्स करता है, टंग मिक्स करती है, ठीक है। आ गई होगी बात समझ में, ओके। दांतों द्वारा चबाया गया और लार मिश्रित भोजन क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है, यानी निवाला कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि यहाँ से दांतों द्वारा चबाया गया व लार मिश्रित भोजन बोलस कहलाता है। तो बोलस कौन सा भोजन कहलाता है, जो बकल कैविटी से जो निकलता है पच करके, वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। और मुख गुहा में भोजन का स्वरूप बोलस कहलाता है, क्या कहलाता है,
बोलस कहलाता, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाइन पूरी ऐसी की ऐसी आई है, मुख गुहा में भोजन का जो स्वरूप है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। लार में उपस्थित श्लेष्म यानी म्यूकस भोजन को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट का मतलब क्या है, वो भोजन को क्या करता है, चिकना करता है ताकि वो नीचे की तरफ मूव कर सके। वह आसानी से वह श्लेष्म भोजन के कणों को आपस में चिपका करके बोलस निवाला बना देता है। यानी हमारी जो लार है उसमें क्या होता है कि म्यूकस, जो लार में जो उपस्थित म्यूकस होता है ये भोजन को चिकना बना देता है, और ये म्यूकस भोजन के कणों को आपस में चिपका करके क्या बना देता है, निवाला बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब ये बोलस मुख गुहा से ग्रसनी की तरफ बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, यानी जो ये माउथ है यानी बकल कैविटी है, यहाँ से कहाँ पड़ेगा, फेरिंग्स की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, फेरिंग्स की ओर जाएगा, और वहाँ इससे क्या कर लिया जाता है, निगल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम स्वेलोविंग कहते हैं, स्वेलोविंग कहते हैं, डिग्लूटेशन कहते हैं, ये सारी की सारी इसी के नाम है। ठीक है। अब ग्रास नाल में पेय से संकुचन की क्रिया होती है और जिसे हम कर्मांकुंचन गतियां भी कहते हैं, जिसके कारण भोजन ग्रास नाल से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है। यानी जो भोजन बकल कैविटी से कहाँ आया, फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स में जो फूड आया वो किस टाइप का है, बोलस टाइप का है। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, और इसोफेगस से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। अब इसोफेगस से स्टमक में कैसे जाएगा, वो पेय से संकुचन की क्रिया होती है वहाँ पर। इन क्रिया को हम क्या कहते हैं, कर्मांकुंचन गतियाँ कहते हैं। ये क्या करती हैं कि ये जो इसोफेगस होती है इनमें ये कर्मांकुंचन गतियाँ होती हैं, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ यानी हमारे स्टोमक में आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। ठीक है। ग्रास नाल में पेय से संकुचन की क्रिया होती है जिसे कर्मांकुंचन गतियाँ कहते हैं, जिसके कारण भोजन ग्रास नाल से होते हुए कहाँ प्रवेश करता है, स्टमक में प्रवेश करता है। अब ये नोट लगा करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन होता है। यानी हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है, किसी और का नहीं होता, ओनली कार्बोहाइड्रेट का होता है। वो भी आंशिक पाचन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, ओनली बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, और वो भी आंशिक होता है, यानी 30% होता है। ठीक है। लार में उपस्थित लार एमाइलेज ये क्रिया करता है। कौन सी क्रिया करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो करता है वो लार एमाइलेज करता है। इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6.8 होती है। यानी लार एमाइलेज है वो स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है। ठीक है। यानी ये क्या करता है, बांटता है, यानी स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ता है। ठीक है। अब देखो, स्टार्च ये एक तरीके का क्या है, पॉलीसेकेराइड है। इस पर हम क्रिया किसकी करवाएंगे, लार एमाइलेज की करवाएंगे, और इसका जो पीएच होता है वो 6.8 होता है। अब ये जो स्टार्च है इसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। और ये करेगा कौन, लार एमाइलेज करेगा, और डाइसेकेराइड शुगर बनाता है। क्या बनाता है, डाइसेकेराइड शुगर बनाता है। अब ये जो माल्टोज है इसका यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। इसका कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, जब ये ग्लूकोज की दो एकलक इकाइयों में टूट जाएगा। कहने का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में जब ये माल्टोज टूट जाएगा तब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। ध्यान रखना, लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम ये क्या होते हैं, एंटीबैक्टीरियल की तरह कार्य करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ठीक है। अब जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, यानी बकल कैविटी में डाइजेशन पढ़ा। बकल कैविटी में डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वो भी 30% डाइजेशन होता है। ये जो प्रोसेस कौन से एंजाइम के द्वारा होती है, एमाइलेज के द्वारा होती है। कौन सी के द्वारा होती है, लार एमाइलेज के द्वारा होती है। वो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और देखिए, जब हम ब्रेड खाते हैं, क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसको जैसे जैसे खाते हैं तो वो थोड़ी मीठी हो जाती है। कहने का मतलब है स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो
वो एक तरीके की डाइसेकेराइड शुगर है, तो वो हमें क्या लगती है, मीठी लगती है। ठीक है, समझ में आ गई होंगी शायद चीज़ें। अब देखो आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। अब कहाँ से कहाँ भोजन आ गया, यानी इसोफेगस से भोजन अब स्टमक में पहुंच चुका है। कर्मांकुंचन गतियों के द्वारा स्टमक में आ चुका है भोजन। ठीक है, और आमाशय में भोजन होता है वो 4-5 घंटे तक रहता है। इस दौरान जो पाचन की क्रिया संपन्न होती है, यहाँ पर क्या होती है, इस दौरान पाचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आमाशय में भोजन कितने घंटे ठहरता है, कितने घंटे ठहरता है, 4 से 5 घंटे ठहरता है। आमाशय में जो आमाशय है इसमें कौन से मूवमेंट होते हैं, आमाशय में जो मूवमेंट होते हैं वो चर्निंग मूवमेंट होते हैं, चूर्निंग मूवमेंट होते हैं। इन चूर्निंग मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा कि जैसे आपकी मम्मी हो या फिर आपकी दादी जी हो, बिलोनी करती हैं, है ना, बिलोनी करती हैं, तो ये जो उसी टाइप का है ये चर्निंग मूवमेंट। तो इनके कारण भोजन का बोलस स्वरूप है अब वो कायम में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो मुख गुहा से जो भोजन निकलता है वो कैसा भोजन होता है, बोलस स्वरूप में आता है, और स्टोमक में आता है तो कायम में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कायम है वो कैसा है, अधिक पचित रूप है। यानी भोजन का जो अधिक पचित रूप है वो क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। क्या कहलाता है, कायम कहलाता है। स्टोमक में कौन से मूवमेंट होते हैं, चर्निंग मूवमेंट होते हैं। ठीक है, जो बिलोनी गतियाँ होती हैं उनको हम चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। आमाशय में म्यूकोसा परत द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है। यानी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा होती है। और म्यूकोसा किसका निर्माण करती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। जब हमने स्टमक पढ़ा था तब भी इस पर जिक्र किया था, आज फिर से कर रहे हैं तो माइंड में सेटअप हो जानी चाहिए ये चीज़ें। ठीक है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। जो फर्स्ट है ये म्यूकस नेक सेल है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और जो सेकंड है ये चीप सेल, इसको हम पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं और इसको हम जाइमोजन सेल भी कहते हैं। ये क्या करती हैं, पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्रावन करती हैं। किसका स्रावन करती हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्रावन करती हैं। और साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का भी स्रावन करती हैं। कौन सी सेल्स, चीप सेल, पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल, एक ही नाम है ये। और ये किसके द्वारा सिक्रेट होती है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होती हैं। अब जो थर्ड है ये पेरिटाइल या फिर ऑक्जेंटिक सेल है, ये HCl का स्रावन करती है। साथ ही कैसल्स इंट्रेंसिंग फैक्टर का निर्माण भी होता है। अब ये जो कैसल्स इंट्रेंसिंग फैक्टर है ये क्या करता है, मैंने जब स्टमक पढ़ाया था तब नोट करके ये चीज़ बताई थी कि कैसल्स इंट्रेंसिंग फैक्टर मनुष्य की विटामिन B12 का अवशोषण करता है। ठीक है, अब देखो आमाशय में अधिक प्रोटीन का पाचन होता है, थोड़ा बहुत पाचन किसका होता है, वसा का भी होता है। जबकि बकल कैविटी में ओनली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता था, वो भी कितना होता था, 30%, यानी आंशिक पाचन होता था, कंप्लीट पाचन नहीं होता था। यहाँ पर किसका पाचन होता है, यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर पाचन होता है वो किसका होता है, वसा का होता है। अब देखो इसमें जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए ये पेप्सिनोजन है, ये एक तरीके का प्रो एंजाइम है और इनएक्टिव एंजाइम है। अब ये पेप्सिनोजन कौन सी सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, इनको हम चीप सेल, पेप्टिक सेल या फिर इनको जाइमोजन सेल कहते हैं। ये चीप सेल, पेप्टिक सेल, जाइमोजन सेल के द्वारा पेप्सिनोजन स्रावित होता है। ये एक तरीके का प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। इस पर हम जो क्रिया करवाएंगे वो किसकी करवाएंगे, HCl की करवाएंगे। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक तरीके का एक्टिव एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन। अब प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करता है वो एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन। यानी प्रोटीन पर हम पेप्सिन की क्रिया करवाएंगे तो ये प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स में। अब देखो ये जो प्रोटीएजेज और पेप्टोन्स है ये साधारण स्वरूप नहीं है इनका, मतलब ये सिंपल स्वरूप नहीं है,
ये सिंपल स्वरूप कब होगा? जब एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा तब ये सिंपल स्वरूप में आएंगे, और ये वाली जो प्रोसेस है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये जो प्रोरेनिन है ये भी कौन सी सेल के द्वारा? जाइमोजन सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, और ये भी एक तरीके का कैसा एंजाइम है? प्रो एंजाइम है। और इस पर हम HCl की क्रिया करवाएंगे और ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है? नवजात शिशुओं में पाया जाता है। जो रेनिन है ये मिल्क प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। अब मिल्क प्रोटीन में कौन सी मिल्क प्रोटीन है? यानी मिल्क में मिल्क प्रोटीन पाई जाती है, तो मिल्क प्रोटीन कौन सी है? मिल्क में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, तो इस कैसीन प्रोटीन का डाइजेस्ट कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, ये देखो ये कैसीन है, ये क्या है? मिल्क प्रोटीन है। अब मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। यानी रेनिन की हम कैसीन पर क्रिया करवाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पैरा कैसीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैरा कैसीन में। ये जो रेनिन है ये मिल्क को क्या कर देता है? कोगुलेट कर देता है, यानी मिल्क को जमा देता है। जब आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब उल्टी करते हैं तो एक मतलब दही जैसा पदार्थ निकलता है ना, जमा हुआ सा, तो वो पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर इस पर कैल्शियम की क्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम पैरा कैसिनेट में वो चेंज हो जाता है। ये कैसा पदार्थ होता है? कर्ड लाइक सबस्टेंस, दही जैसा पदार्थ होगा। ठीक है, अब देखो गैस्ट्रिक लाइपेज द्वारा थोड़ा बहुत लिपिड वसा का भी पाचन होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम के द्वारा लिपिड या फिर वसा का भी पाचन होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है ज़्यादा स्टमक में, लेकिन थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम होता है वो लिपिड का भी क्या कर देता है? पाचन करते हैं। नोट लगा कर के ये चीज़ लिख लो। श्लेष्म यानी म्यूकस बाइकार्बोनेट आयंस आमाशय की भित्ति को हाईली एसिडिक HCl से बचाते हैं। कौन कौन बचाते हैं? ये जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन आमाशय की भित्ति को हाईली एसिडिक HCl से बचाते हैं। अब देखो इसोफेगस व आमाशय के जंक्शन पर गैस्ट्रो इसोफेगस अवरोधनी उपस्थित जो भोजन के बैक फ्लो को रोकती है। ठीक है, अब ये देखो ये डायग्राम जब हमने पढ़ा था स्टमक तब भी जिक्र किया था। ये देखो इसोफेगस हो गया, और ये इसोफेगस गैस्ट्रो स्पेंक्टर है। ठीक है, ये क्या करता है? भोजन को वापस बैक फ्लो होने से रोकता है। ये वाला चीज़, ये जो है ना कि गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर है, ये जो फूड है ये वापस इधर जाने से इसको क्या करती है? रोकती है। अब नोट में लिख लो। हाँ, एक चीज़ और, स्टोमक का जो pH होता है वो 1.8 होता है, हाईली एसिडिक होता है। और हाईली एसिडिक से आमाशय की भित्ति को कौन बचाता है? म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन बचाते हैं। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन होता है इसको ये प्रेरित करता है। कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। यानी गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस स्रावण करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ठीक है, और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP ये जठर ग्रंथियों को क्या करता है? संदमित करता है। जबकि ये क्या करता है? उनसे गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकले, मतलब उससे और अधिक मात्रा में वो सिक्रेट हो, उसको ये प्रेरित करता है गैस्ट्रिक हार्मोन। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी GIP ये जठर ग्रंथियों को क्या करता है? संदमित करता है, इनहिबिट करता है। तो आज हमने जो पढ़ा था वो बगल कैविटी में डाइजेशन पढ़ा, स्टमक में डाइजेशन पढ़ा। आगे जो हम पढ़ेंगे वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो हमारी NCERT में जो डिसऑर्डर दे रखे उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ही ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा इसके हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और IVV क्वेश्चन देखेंगे जो अभी तक पूछे गए हैं यहाँ से। तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।